नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल दृश्यम आईएएस पर। साथियों, आज हम लोग फिर से एक नए सेशन में मिल रहे हैं। आज का सेशन जो है मॉडर्न इंडिया का ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ये 19 सेंचुरी के भारत में हुआ था। एक नए भारत का उभार था। भारत जो कई सालों सदियों से बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों से जकड़ चुका था, उन सबको दूर करने का प्रयास था। बहुत सारे समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। इन सभी की चर्चा हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये आंदोलन उभरा क्यों। तो आज का टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ये 19वीं शताब्दी की बात है बच्चों, जब ब्रिटिशर्स कॉलोनियल की स्थापना थी भारत में। यहां लिख देते हैं भारत में, ठीक है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या ऐसी परिस्थितियां थी, क्योंकि ये सारी समस्याएं जो भी कुरीतियां रूढ़िवादियां भारत में व्याप्त थी, चाहे सती प्रथा हो, विधवा विवाह पुनर्विवाह पर प्रतिबंध हो, बाल विवाह हो, पर्दा प्रथा हो, तो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। क्या वजह थी कि क्या परिस्थितियां बनी 19वीं शताब्दी में जो इस तरह से आंदोलन शुरू हुआ और बहुत सारे समाज सुधारक अलग अलग संगठन बनाते हैं, अलग अलग धारणाएं, कुछ धाराएं निकलती हैं, कुछ धर्म के अंदर सुधार करते हैं, समाज के अंदर सुधार करते हैं। तो उन सब को हम समझेंगे। सबसे पहले इसके रीजन को देखेंगे, क्या रीजन था इसके उभरने का, ठीक है। तो भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन के उदय का कारण, रीजन ऑफ द इमरजेंस ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। बहुत ध्यान से बच्चों इसको समझिएगा, क्योंकि जब इसके आप रीजन को, कारण को जान जाएंगे, एक आपके दिमाग में समरी बन जाएगी, तो उसके बाद जब हम इनके संगठनों, इनके नेताओं के बारे में बताएंगे, जहां से प्रश्न आते हैं, आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसको समझने में, फिर लर्न करने में आप लोगों को आसानी होगी। क्लियर? तो रीजंस पर आते हैं। फर्स्ट रीजन, भारत में व्याप्त सामाजिक धार्मिक बुराइयों के प्रति प्रतिक्रिया था यह आंदोलन। बुराइयां थी तभी प्रतिक्रिया हुई। अगर ये समस्याएं ना होती, एक समतावादी समाज होता, इक्वेलिटी होती, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना होता, छुआछूत ना होता, तो क्यों इस तरह का आंदोलन उभरता। तो पहला तो यही हो गया, रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन अगेंस्ट द इविल्स, रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन टू एविल्स प्रिवेलिंग इन इंडियन इको सॉरी सोशियो रिलीजियस
इंडियन सोशियो रिलीजियस सिस्टम। ठीक। भारत की जो सामाजिक धार्मिक व्यवस्था थी, उसके खिलाफ एक ये प्रतिक्रिया थी। उस सामाजिक धार्मिक व्यवस्था में जो बुराइयां मौजूद थी, उसके खिलाफ ये एक प्रतिक्रिया थी। ठीक। पहला पॉइंट हो गया, पहला कारण हो गया। प्रतिक्रिया स्वरूप देखेंगे, चाहे ब्रह्म समाज बन रहा है, आर्य समाज बन रहा है, मुस्लिम धर्म के अंदर सुधार के लिए देवबंद आंदोलन, बहावी आंदोलन शुरू हो रहे हैं, पारसियों में रहनुमाए मजदूबान सभा बन रही है। तो ये सारे जो संगठन बन रहे हैं वो रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन है इन बुराइयों के प्रति, एविल्स के प्रति। अभी बुराइयां कौन कौन सी थी इसको देखते हैं। जैसे छुआछूत था हमारे समाज में, अनटचेबिलिटी। ये समस्या इतनी बड़ी थी बच्चों कि सोचो कितनी इनह्यूमन थी कि किसी के, अगर किसी ने नींद, उस अछूत जाति के व्यक्ति ने किसी ऐसे पात्र को छू दिया, खाने पीने के सामान को या बर्तन को, तो उस टूल्स को ऊंची जाति के लोग उसका उपयोग नहीं करते थे। उनकी बस्तियां अलग हुआ करती थी। इवन कुछ ऐसे वो छुआछूत जातियां थी जो कि वो जब निकलते थे तो उनको नगाड़े और उन सब के साथ बजाते हुए निकलना पड़ता था, जिससे कि जो और जातियों के लोग हैं, सवर्ण जातियों के लोग हैं, उनके लिए रास्ता वहां से वो हट जाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो उस रास्ते से नजदीक उनके क्लोज कांटेक्ट में आके वो अपवित्र हो जाएं। ये स्थिति थी हमारे भारत की। अनटचेबिलिटी हो गई। सेकंड, अंधविश्वास। बहुत तरह के अंधविश्वास थे। आज भी हमारा समाज आप देखेंगे इस सुपरस्टिशन से मुक्त नहीं है। आज भी हमारे समाज में अंधविश्वास पर्याप्त रूप से मौजूद है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबाओं का उभरना इसका साक्षात उदाहरण है। आज भी देखो, तमाम ज्योतिष और धर्म के नाम पे, अभी अशोक खरात का मामला आप लोगों ने देखा होगा, पुणे का, किस तरह से उसने जो है धर्म और अंधविश्वास में तमाम अच्छे अच्छे रसूख वालों की महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उसका उसने दुरुपयोग किया। तो उस समय का समाज तो बहुत ज्यादा अंधविश्वास था, जादू टोना टोटका इन सब में इतना ज्यादा यकीन था लोगों का। चेचक निकलता तो माना जाता था ये देवी जी हैं, है ना। तो बहुत विचित्र समस्या थी। तीसरा, सती प्रथा। इससे ब्रूटल कुछ नहीं हो सकता कि किसी महिला का पति मर जाए और वो जिंदा जलती हुई अग्नि पर, चिता पर जल जाए वो। इससे बुरा क्या हो सकता है। और स्थिति ये थी कि राजा महाराजा बड़े जमींदारों की कई बीवियां होती थी, कई पत्नियां होती थी। जब वो मरते थे तो एक साथ कई महिलाएं विधवा हो जाती थी, कई महिलाएं सती होती थी। सती ना हो तो उनका सामाजिक बहिष्कार हो जाता था, वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। तो विधवा विवाह पर प्रतिबंध था, विधवा विवाह पर प्रतिबंध था, पर प्रतिबंध था। ठीक है। प्रोहिबिटेड टू विडो रीमैरिज। विधवा विवाह पर प्रतिबंध था। कितनी बुरी स्थिति थी महिलाओं की, आप सोचिए। ठीक है। सती प्रथा की शुरुआत, एक फैक्ट बता दे रहा हूं, फर्स्ट इसका जो एविडेंस मिलता है वो एरर इंस्क्रिप्शन है। बुद्धगुप्त, लेटर गुप्त पीरियड के रूलर थे, उनके टाइम का है। उनके सेनापति शहीद हो जाते हैं, उनकी पत्नी के शहीद होने का पहला उदाहरण मिलता है भारतीय हिस्ट्री में।
नेक्स्ट, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। ठीक है, चाइल्ड मैरिज की समस्या, और इसका सबसे ज्यादा दुष्परिणाम महिलाओं को बच्चियों को, लड़कियों को झेलना पड़ता था। 12 वर्ष तो बहुत ज्यादा एज थी। कई सारे ग्रंथों में, यहां तक प्राचीन काल में लिखा है कि 12 वर्ष पे अगर वो मनुस्मृति या ऐसे किसी ग्रंथ में है कि पिता अपनी कन्या का विवाह नहीं करता तो उसका, अगर वो समझ लो कि रक्त पी रहा है, इस तरह के व्याख्यान मिलते हैं। बाल विवाह की समस्या थी। उसके अलावा पर्दा सिस्टम था, महिलाओं को पर्दा करना पड़ता था। यह हालांकि हमारे भारतीय समाज में काफी बाद में आया। पर्दा प्रथा, जौहर प्रथा, ये आप देखेंगे मिडिल, प्री मिडिल के पहले का है, राजपूत काल में इसका विकास ज्यादा हुआ। पर्दा प्रथा सिस्टम था, पर्दा सिस्टम। ठीक है, ये दो कलर चल जाता है, पता नहीं कैसे। पर्दा सिस्टम था। ये सारी बुराइयां, बलि प्रथा थी, शिशुवध था, बहुत सारी बुराइयां थी, ठगी प्रथा थी, एक अलग ही समस्या थी। बहुत सारी इस तरह की बुराइयां उस समय के समाज में व्याप्त थी। ठीक है, तो इसके रेस्पॉन्डेंट रिएक्शन में ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू होता है, एक कारण बनता है। अगला रीजन, रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन तभी होगा ना जब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे, ऐसे रिफॉर्मिस्ट आएंगे जो कि इन बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये जरूरी है। तो अगला रीजन, इमरजेंस ऑफ रिफॉर्मर एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस, एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि सुधारकों और उनके संगठनों का उभार, सुधारकों और उनके संगठनों का उदय, संगठनों का उदय। इसमें देखेंगे ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित हो रहा है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, वेद समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग कर रहे हैं महाराष्ट्र में। इस तरह के बहुत सारे संगठन आपको दिखाई देंगे, और उनके लीडर्स जो उसको लीड कर रहे हैं। केशव चंद्र सेन है, ब्रह्म समाज से जुड़ रहे हैं, बहुत भारत में अखिल भारतीय स्तर पर समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे नाम आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट, भाई क्या कारण था कि ये रिफॉर्मर उभरे, उनमें इतनी चेतना कहां से आई, इनका एनलाइटमेंट कैसे हुआ कि ये सोसाइटी का एनलाइटमेंट कर सके। क्लियर? तो इसका रीजन था बड़ा, पाश्चात्य शिक्षा और पश्चिम के समाज से नजदीकी संपर्क, नजदीकी संपर्क, यानी कि क्लोज कांटेक्ट टू वेस्टर्न एजुकेशन एंड वेस्ट सोसाइटी, वेस्ट सोसाइटी, इससे क्लोज कांटेक्ट हुआ। बहुत सारे हमारे जैसे राजा राम मोहन राय हैं, ये ब्रिटेन में जाके शिक्षा ग्रहण किए थे। इसी तरह से ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, वो भी विदेश से पढ़े थे। तो बहुत सारे ऐसे संपन्न परिवारों के लोग, जमींदार परिवारों के लोग बाहर गए, वहां पे उन्होंने
साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी एक तार्किक और वैज्ञानिक सोच का उनमें विकास हुआ। मानवतावादी मूल्यों से परिचित हुए, लोकतांत्रिक मूल्यों से परिचित हुए। उन्होंने देखा कि यार ब्रिटेन में तो महिलाओं और पुरुषों की स्थिति लगभग बराबरी की है, उनके साथ भेदभाव ना के बराबर है, जातिवाद नहीं है यहाँ पे, छुआछूत नहीं है यहाँ पे, किसी तरह का अंधविश्वास नहीं है, लोग तार्किक ढंग से सोचते हैं। उन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ा, तर्कवाद को पढ़ा। इन सारे मूल्यों से जब वो परिचित हुए तो उसको वो भारत में लाना चाहे, भारत के लोगों को जागरूक करना चाहे कि इन कुरीतियों को दूर हम तभी कर पाएंगे जब उस वेस्टर्न पैटर्न के एजुकेशन को भारत में स्थापित करेंगे। एक धारा ऐसी भी थी इसी रीजन से, आप देखेंगे, एक तो ये थे, एक और कारण बना जो ये रिफॉर्मिस्ट थे, एक थे रिवाइवलिस्ट, यानी कि पुनरुत्थानवादियों का उभार। पुनरुत्थानवादियों का उभार, पुनरुत्थानवादियों का भी उभार हो रहा है, ये भी एक कारण बना। ये ऐसे लोग थे जो कि अपनी प्राचीन संस्कृति में गौरव खोज रहे थे और उसको पुनः स्थापित करना चाह रहे थे। इमरजेंस ऑफ रिवाइवलिस्ट। जैसे आर्य समाज क्या था? आर्य समाज कहता है ना कि वैदिक काल में जाओ देखो, जहां पे कोई भेदभाव नहीं है, समानता है समाज में, शुद्ध आंदोलन चलाता है ये, दूसरे धर्म में जो चले गए थे उनको वापस हिंदू धर्म में लाता है, प्राचीन गौरव तलाशता है। इसी तरह से संगठन है प्रार्थना समाज, प्राचीन मूल्यों को स्थापित कर रहा है। वेद समाज, कुछ एक्सट्रीमिस्ट भी हैं जो कि रूढ़ियों को भी वो दूर नहीं करना चाह रहे हैं अपनी इस प्रतिक्रियावादी सोच की वजह से, तो उनको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। जैसे एक है धर्म सभा, राधा राधा कामदेव ने स्थापित किया था। वो कहते हैं कि कोई बाहरी विदेशी हमारे समाज में और जो सांस्कृतिक परंपराएं उसमें हस्तक्षेप क्यों करे, क्यों उनमें सुधार करे। तो इस प्रतिक्रिया स्वरूप वो सती प्रथा का समर्थन तक कर देते हैं, लेकिन हम वहां उनको इस सुधार के कारणों में नहीं रखेंगे। वही संगठन रखेंगे जो तार्किक तरीके से पुराने समय के हमारी सनातन संस्कृति के जो अच्छे मूल्य थे उनको पुनर्स्थापित करने की बात कर रहे हैं। जैसे वैदिक काल का जो समतावादी समाज था, जहाँ पे कोई श्रेणी क्रम नहीं था, किसी तरह का अंधविश्वास नहीं दिखाई देता है। उत्तर वैदिक काल में हालांकि अंधविश्वास बढ़ जाता है, वैदिक काल में अंधविश्वास जैसी स्थिति नहीं थी, प्रकृति पूजा थी। हालांकि बहुदेववाद था लेकिन वो प्रकृति आधारित था। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, लगभग पुरुषों के बराबर उनकी स्थिति थी। तो इन सारे मूल्यों कहते हैं कि हमारा भारत वो था, ये तो बाद में विदेशी आक्रांता आते गए जिससे ये विकृत होती गई हमारी संस्कृति। तो उस पुरानी परंपरा को स्थापित करते हैं और उसमें एक गौरव खोजते हैं। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने, कॉलोनियल सिस्टम्स ने एक थियरी गढ़ी थी, व्हाइट मैंस बर्डन की थियरी, श्वेत व्यक्ति का बोझ। कहते हैं कि हम यहाँ तुमको सभ्य बनाने आए हैं, भारत बहुत पिछड़ा है, आधुनिक मूल्यों से अपरिचित है, तो हमारा ये दायित्व है कि हम सिविलाइज्ड लोग हैं, भारत को सिविलाइज्ड बनाएं, उसे आधुनिक बनाएं, सभ्य बनाएं। तो इससे भारतीयों में एक हीन भावना भी विकसित हुई। ठीक है, इससे जो है भारतीयों में एक हीन भावना भी विकसित हुई और उससे उबरने के लिए भी प्राचीन संस्कृति के गौरवशाली युगों को तलाशा गया, इस गिल्ट से निकलने के लिए भी। क्योंकि सही बात थी, गलत था कि आप सभ्यता और संस्कृति का पाठ हमें मत पढ़ाओ। इवन स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है कि पश्चिम के लोग जो है भारत को आध्यात्मिक शिक्षा ना दें, उसमें भारत का एक अपना गौरवशाली इतिहास है। हम उनसे, अगर हमें पश्चिम से सीखना है तो उनसे हम ज्ञान और विज्ञान को सीखें, तर्क को सीखें। और इवन पश्चिम को चाहिए कि भारत के आध्यात्म से वो कुछ सीखे, भारत के दर्शन, त्याग, नैतिक मूल्यों से वो कुछ सीख ले। क्लियर? इसके अलावा मध्य वर्ग का उभार भी एक कारण रहा, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो एक नौकरशाही क्रिएट हुई, पत्रकार, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सारे वर्ग, वकील,
मध्य वर्ग के रूप में आते हैं। तो राइज ऑफ मिडिल क्लास इसका भी एक रीजन रहा। इन लोगों ने, अब जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या थी, मिडिल क्लास लोगों के द्वारा ही बनाया गया एक संगठन था। उसमें वकील शामिल थे, पत्रकार शामिल थे, जेएल नेहरू, मोतीलाल नेहरू वकील थे, टीवी सप्रू जैसे लोग थे, पत्रकार वगैरह बहुत सारे शामिल। वैसे पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोगों का संगठन था वो, जिसने भारतीय आंदोलन को लीड किया। तो ऐसे बहुत इन मध्य वर्ग का महत्वपूर्ण रोल था इस आधार पर देखेंगे तो। ठीक है, मीडिया की भूमिका भी थी, क्योंकि इन भारत में मीडिया का विकास होता है, बहुत सारे प्रबुद्ध लोगों ने मीडिया प्रेस स्थापित किया भारत में। ठीक है, जो कि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों को उजागर करते थे। यहाँ तक कि वो कुछ गुप्त रूप से अपने पत्र पत्रिकाओं का वितरण करके अपने संगठनों को वो यूनाइट करते थे, मीटिंग्स अपनी तय करते थे। इसका भी क्लियर। तो अब हम लोग एक एक संगठनों को देखते हैं। यहां से आप लोगों के प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला हम संगठन देखते हैं, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज, ब्रह्म सोसाइटी। ठीक है, वाज द फाउंडर, इसके फाउंडर थे संस्थापक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ठीक है, कब कर रहे हैं? 20 अगस्त 1828। कहां कर रहे हैं? कलकत्ता में कर रहे हैं, कोलकाता में इसकी स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, इस संगठन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो अंधविश्वास, कुरीतियों का विरोध, महिलाओं की खराब स्थिति का विरोध, सती प्रथा, बाल विवाह, इन सब का विरोध। ठीक है, इन्हीं के प्रयासों से देखते हैं आगे चल के सती प्रथा अधिनियम प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियम पास होता है। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, इसके उद्देश्य थे, यही थे कि सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों को दूर करना। ठीक है, धार्मिक रूढ़ियों को दूर करना। बहुदेववाद का भी ये विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा का भी विरोध करते हैं। थोड़ा सा इनका जो है ये भी था, मूर्ति पूजा का भी विरोध किया इन्होंने। मोनोथीज्म का समर्थन करते हैं, पॉलीथीज्म बहुदेववाद का विरोध करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं ये। इनकी ऑब्जेक्टिव्स थे। अब राजा राम मोहन राय के कुछ निक नेम थे, कुछ उनको उपाधियां दी गई थी, नाम दिया गया था, पूछे जाते हैं वो, मैं यहां लिख दे रहा हूं। जैसे इन्हें कहा जाता था भारतीय पुनर्जागरण का पिता। पुनर्जागरण यानी कि रेनाइसा। पुनर्जागरण का क्या मतलब होगा? पुनः जागना, यानी कि एक जो जागृत समाज था भारत पहले वैदिक काल में, आगे चलकर तमाम रूढ़ियों, कुरीतियों, अंधविश्वासों से वो जकड़ता चला गया। फिर से हम उस समाज को प्राप्त करने की कोशिश करें, पुनः जागना। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कैसे हो सकता है वो? हालांकि इन्होंने जो रास्ता सुना वो चुना, वो पश्चिमी
तर्क विज्ञान ज्ञान उसका उस आधार पर चुना, दयानंद सरस्वती का रास्ता नहीं चुना। तो ये भी कह सकते हैं कि जो रेनाइसा 15वीं 16वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ, उन वैल्यूज को यहाँ पर राजा राम मोहन राय स्थापित कर रहे हैं। ऐसे मानवतावाद है, मानव केंद्र में है, ठीक है, रूढ़ियों अंधविश्वासों का खात्मा करना, धर्म की जकड़न से लोगों को मुक्त, धार्मिक रूढ़ियों आडंबरों से मुक्त कराना, इंडियन रेनेसा का काम कर रहे हैं। इसलिए इन्हें कहा गया फादर ऑफ इंडियन रेनाइसा। ठीक है। इन्हें और भी कई सारे उपनाम थे, यही नहीं था। इन्हें कहा गया भारतीय समाज का अग्रदूत, भारतीय समाज का अग्रदूत, पाइनियर ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसको नव जागरण का अग्रदूत कर देते हैं। नव जागरण का अग्रदूत, का अग्रदूत, पाइनियर ऑफ रेनाइसा, ये भी इनको कहा गया। ठीक है। और क्या कहा गया? भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, क्योंकि इन्होंने संवाद कौमुदी एक पत्र निकाला था जो कि किसी भारतीय द्वारा, वीकली मैगजीन थी, पहला साप्ताहिक पत्र था जो कि भारतीय भाषा में था। ठीक है। पायनियर ऑफ रेनाइसा, पत्रकारिता का अग्रदूत, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, रिता, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। पायनियर ऑफ जर्नलिज्म, पायनियर ऑफ जर्नलिज्म। ठीक है। पत्रकारिता का अग्रदूत, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का निर्माता भी इन्हें कहा जाता है, या आधुनिक भारत का पिता, दोनों। आधुनिक भारत का निर्माता। ठीक है। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये भी इन्हें कहा जाता है। क्लियर? तो इतनी सारी उपाधियों से इन्हें नवाजा गया। किन्हें? तो राजा राम मोहन राय को। ठीक है। अब हम जो है इनके और कुछ अदर्स इंस्टीट्यूशन इन्होंने स्टैब्लिश किए थे, उसकी चर्चा कर लेते हैं। एक बात और, राजा की जो इनकी टाइटल थी, इनका नाम था राम मोहन राय, बट राजा टाइटल वाज गिवन बाय अकबर द्वितीय मुगल एम्परर, गिवन बाय अकबर द्वितीय, मुगल शासक थे ये। और कब दिया था इन्होंने? इन्होंने, चूंकि ये बहुत पढ़े लिखे थे, तार्किक ढंग से बात कर सकते थे, तो मुगल बादशाह ने इन्हें अपनी पेंशन में वृद्धि करने के लिए, क्योंकि अकबर द्वितीय जो उस समय का बादशाह था, वो मुगलों का पेंशन याफ्ता था, मुगलों के संरक्षण में था ये। इनको भेजते हैं राजा राम मोहन राय को कि तुम जाओ लंदन और वहां पर ब्रिटिश जो सम्राट है, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वहां बात करो हमारी पेंशन में वृद्धि करने के लिए। उसी टाइम पे 1830 में ये गए थे, उसी टाइम पे इनको राजा का टाइटल दिया। ठीक है। अकबर द्वितीय ने जब भेजा इनको, और संजोग ऐसा कि ये वहीं रह गए 1833 में, वहीं पे इनकी डेथ हो जाती है ब्रिस्टल में।
ब्रिस्टल में, लंदन के, ब्रिटेन के, वहीं इनकी डेथ हो जाती है और वहीं इनकी समाधि भी है। तो क्वेश्चन आता है कि किस भारतीय सुधारक की, भारतीय नेता की समाधि जो है वो ब्रिटेन में है या ब्रिस्टल में है, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है। अब जो है, जो कुछ अदर्स इंस्टीट्यूशंस हैं इनके, उसकी चर्चा करते हैं। अदर इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश बाई राजा राम मोहन राय। यहां से भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता दे रहा हूं। राजा राम मोहन रॉय। ठीक है। जैसे प्रार्थना सभा, आत्मीय सभा, इसकी स्थापना कर रही है 1815 में। ये माना जाता है कि ब्रह्म समाज का पूर्वगामी था ये। आत्मीय सभा जो है, और इसका काम था सती प्रथा का विरोध करना। इसका जो प्रोमिनेंट रोल था इस संगठन का, दो इंपॉर्टेंट फैक्ट। एक तो फोर रनर ऑफ ब्रह्म समाज, और एंटी सती मूवमेंट, एंटी सती मूवमेंट इसने चलाया, उसमें इसका रोल था। आत्मीय सभा का 1815 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, 1816 में भी ये कोई संगठन, शायद वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। ठीक है। वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं ये। इसी तरह से 1817 में, काफी इंपॉर्टेंट है ये, हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं कलकत्ता में। हिंदू कॉलेज, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, और इसमें इनकी मदद करते हैं एक तो अलेक्जेंडर डफ, दो अंग्रेज मदद करते हैं इनके। अलेक्जेंडर डफ, और दूसरे जो हैं डेविड हेयर। इन दोनों की मदद से डेविड हेयर हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना करते हैं ये 1817 में। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ। नेक्स्ट क्या था इनका इंपॉर्टेंट, 1825 में एक वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। 1825 में, 1816 में ध्यान रखिएगा वेदांत सोसाइटी, 1825 में वेदांत कॉलेज। ठीक है। अब इनके लिटरेरी वर्क्स तो देखते हैं, बहुत सारी इन्होंने पत्रिकाएं, पुस्तकों की रचना की, अखबार निकाले, उन सबको देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है राजा राम मोहन राय के साहित्यिक कार्य। राजा राम मोहन राय के लिटरेरी वर्क, साहित्यिक, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों का बांग्ला में अनुवाद किया, बहुत सारी ज्ञानवर्धक पुस्तकों का। लिटरेरी वर्क ऑफ राजा राम मोहन राय। ठीक है। ये देखते हैं। पहला तो यही
कि इन्होंने जो है ट्रांसलेटेड वेदास इनटू बांग्ला, वेदास का इन्होंने, वेदों का बांग्ला में अनुवाद किया। ट्रांसलेटेड वेदास इनटू बांग्ला या बंगाली। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक इन्होंने बहुत ही फेमस बुक लिखी थी पर्सियन लैंग्वेज में, तोहफतुल मोहुद्दीन, तोहफातुल मोहुद्दीन, पारसी भाषा में। अब इसका क्या मतलब है बताता हूं। तोहफात उल मुहद्दीन, हिंदी में इसे बोलेंगे, ये फारसी नाम है। एकेश्वरवादियों का उपहार, एकेश्वर वादियों का उपहार, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट, गिफ्ट ऑफ क्यों लिखा, मैंने शुरू में इनके प्रिंसिपल को बताया था कि ये पॉलीथीज्म का विरोध करते थे, बहुदेववाद का विरोध करते थे और एकेश्वरवाद में यकीन करते थे। उसका रीजन ये भी था कि चाहते थे कि सभी धर्मों में एक हम समरसता ले आए, और जो अलग अलग धर्म और अलग अलग संप्रदायों की वजह से लोगों में मतभेद होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, वो ना हो, और बहुत सारे आडंबरों से भी हमारा समाज बचा रहे, इसलिए ये सिंगल गॉड में यकीन करते हैं, एकेश्वरवाद की बात करते हैं। ठीक है, पर्सियन लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था, फारसी भाषा में, पर्सियन लैंग्वेज में। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके तीनों नाम ध्यान रखिएगा, तीनों अलग अलग नाम देके पूछ लेते हैं। तोहफातुल मुहुद्दीन किसने लिखा था, गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट किसने लिखा था, एकेश्वरवादियों का उपहार हिंदी में। ठीक है, ये एक ही है बुक, और कर देते हैं इसमें। इसके अलावा इनके और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क थे। इन्होंने एक लिखी द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये ईसा मसीह पे लिखी है इन्होंने, और इसमें इन्होंने प्रीसेप्ट्स है, PRECEPTS, CEP, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। इन्होंने इसमें बताया है कि ईसा मसीह जो थे वो कोई गॉड या कोई डिवाइन पर्सन नहीं थे, वो एक इंसान थे, ह्यूमन बीइंग थे। उन्होंने उनके दैवी अवतार का खंडन किया है, दैवी अवतार का खंडन किया है इस बुक में। ठीक है, नेक्स्ट उनका कौन सा इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क था संवाद कौमुदी। 1821 में इन्होंने इसे लॉन्च किया, संवाद कौमुदी। ठीक है, ये किसी भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में निकाली गई पहली साप्ताहिक पत्रिका थी, वीकली मैगजीन थी। ठीक है, एनी इंडियंस फ्रॉम एनी इंडियंस लॉन्च इन इंडियन लैंग्वेज फर्स्ट मैगजीन ऑफ संवाद कॉमेडी बाई राजा राम मोहन राय। किसी भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में संपादित, संचालित, प्रकाशित पहली पत्रिका साप्ताहिक कौन सी थी, तो संवाद कॉमेडी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीकली मैगजीन थी। ठीक है, किसने निकाली थी, तो राजा राम मोहन राय ने। क्लियर, ये इनके एक और इनका पर्सियन क्रिएशन था मिरातुल अखबार, ये भी पूछता है मिरातुल अखबार किसने लिखा था 1822 में, मिरातुल अखबार,
मिरात उल अखबार, पर्सियन लैंग्वेज में। ठीक है, मिरातुल अखबार, मिरात उल अखबार। ओके, ये हो गया। और क्या था इनका लिटरेरी वर्क, एक आध अगर इंपॉर्टेंट हो देख लेते हैं। एक इन्होंने समाचार चंद्रिका की रचना की, समाचार चंद्रिका, जिसमें इन्होंने धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। समाचार चंद्रिका, समाचार चंद्रिका, कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। इविल्स ऑफ रिचुअल्स, बहुत सारी जो थी उनके खिलाफ आवाज उठाई इसके माध्यम से। ठीक है, और 1829 में बंगदूत की भी रचना की थी, बंगदूत। ये इनके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क हो गए। अब इनका जो एक सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट काम था, वो था एवोल्यूशन ऑफ सती प्रथा। उसे देखते हैं, उसमें इनका क्या रोल था, सती प्रथा की समाप्ति में इनका रोल, में योगदान। ठीक है, रोल ऑफ एबोलिशन इन सती प्रथा सिस्टम। अब इसके साथ आप समझ लें, जैसे एक तो रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज का भी यहां दिखाई देगा। चूंकि ईसाई मिशनरियां भारत आई, खासकर 1813 एक्ट के बाद, वो उनका मेजर उद्देश्य होता था धर्म परिवर्तन कराना, यहाँ के लोगों को ईसाई बनाना मुख्य उद्देश्य था उनका। इस शिक्षा का भी उन्होंने प्रसार किया काफी, उसके माध्यम से भी लोगों को ये ईसाई बनाते थे, धर्म में कन्वर्ट करते थे। तो इन्होंने इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि जितनी वो हमारे समाज की कुरीतियों की आलोचना करेंगे, उतना ज्यादा उनकी संभावना बनेगी धर्म परिवर्तन की। तो तीन रोल यहां दिखाई देगा, ईसाई मिशनरियों की भूमिका दिखाई देगी, और राजा राम मोहन राय की भूमिका है, क्योंकि उन्होंने उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक से मिलकर बातचीत करके दबाव बनाया, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। और राजा राम मोहन राय तो है ही है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के कॉल में, उनके माध्यम से इस कानून को बनवाया। कानून क्या था, इसको बोलते हैं 1829 का एक्ट था ये। 4 दिसंबर को पास, 4 दिसंबर को ये पास हुआ था। डेट भी बता दे रहा हूं मैं आपको, 4 दिसंबर को। का अधिनियम था ये, एक्ट था। कौन सा एक्ट था, 17, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कौन सा एक्ट था, 17 अधिनियम। ठीक है, 17 एक्ट था ये, 1829 में पास हुआ था। एंटी सती एक्ट इसे बोलेंगे। ठीक है, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, राजा राम मोहन राय का। ठीक है, अब हमने यहां तक देखा ब्रह्म समाज की स्थापना, राजा राम मोहन राय के बहुत सारे नाम, फिर राजा राम मोहन राय के लिटरेरी वर्क, बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूशंस, किस तरह से उन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, ये सब यहां तक हमने चर्चा कर ली। अब आगे ब्रह्म समाज के और डेवलपमेंट को देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ, इसमें और भी बहुत सारी बड़ी हस्तियां जुड़ती हैं, लीडर्स जुड़ते हैं, रिफॉर्मर, और क्या क्या घटनाएं होती हैं महत्वपूर्ण, क्या क्या रिफॉर्म होते हैं, वो भी देखेंगे ब्रह्म समाज के प्लेटफॉर्म से। डेवलपमेंट ऑफ ब्रह्म समाज,
आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज लेड बाई द्वारकानाथ टैगोर, ब्रह्म समाज लेड बाई द्वारकानाथ टैगोर, एक नाम और मिलता है जिन्होंने राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद इसको नेतृत्व प्रदान किया, रामचंद्र विद्या वागीश, द्वारकानाथ टैगोर एंड रामचंद्र विद्या वागीश, राम, ये ध्यान रखिएगा, विद्या वागीश, ठीक है। द्वारकानाथ टैगोर और रामचंद्र विद्या वागीश ने राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज को नेतृत्व प्रदान किया। कोई खास इन लोगों का योगदान नहीं है, लेकिन इसके बाद 1843 में द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर इस संगठन से जुड़ते हैं। एक बड़े नाम थे, बड़ा लीडर थे देवेंद्र नाथ टैगोर, इस ब्रह्म समाज से जुड़े। इसके बाद इसका विस्तार हुआ, इसकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ और इसका महत्व बढ़ा देवेंद्र नाथ टैगोर के शामिल होने से। इसके पहले देवेंद्र नाथ टैगोर ने, यहाँ पे पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ, इस संगठन से जुड़ने से पहले 1839 में उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, बंगाल में ही तत्वबोधिनी, कलकत्ता में ही सभा की स्थापना की थी, तत्वबोधिनी सभा, TATTV बोधिनी सभा। कब किया था ये पूछता है, 1839 में, ये ध्यान रखिएगा आप लोग बच्चों। किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने। एक मैगजीन भी निकाली थी इसी के साथ, तत्वबोधिनी करके। तत्वबोधिनी सभा ने तत्वबोधिनी पत्रिका निकाली थी, तत्वबोधिनी पत्रिका, इसी संगठन ने, ठीक है। क्लियर? आगे चल के 1857 में इन्होंने ही, देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता दिला दी। केशव चंद्र सेन, सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता दिलाई। किसने दिलाई? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अब देखिए, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसको, इसका प्रसार किया। पहली बात, दक्षिण में ले गए ये, दक्षिण में ही नहीं, इन्होंने दक्षिण, महाराष्ट्र, इन सब में तो इसका प्रसार किया ही। जैसे प्रार्थना समाज एक इसकी इकाई के रूप में महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। इन्होंने अखिल भारतीय लोकप्रियता इसकी स्थापित की। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि किसने ब्रह्म समाज को सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाया, तो वो केशव चंद्र सेन थे। या ऑल इंडिया पॉपुलैरिटी किसने इसको दी? तो केशव चंद्र सेन ने दी, ठीक है। अखिल भारतीय स्तर पर इसको लोकप्रिय बनाया, इस संगठन को अखिल भारतीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया। ये पूछता है, इसलिए बच्चों इस पर ध्यान रखिएगा। किसने अखिल भारतीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया? केशव चंद्र सेन ने, ठीक है। गेव इट ऑल इंडिया करेक्टर। इन 1861 इन्होंने इंडियन मिरर का प्रकाशन किया। इंडियन मिरर, ये क्या था? इंडियन मिरर ये जो है एक दैनिक समाचार पत्र था। जिस तरह से संवाद कौमुदी वीकली था, किसी भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में शुरू किया गया, उसी तरह इंडियन मिरर किसी भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में शुरू किया गया पहला दैनिक समाचार पत्र था, ठीक है। एडिटेड द फर्स्ट इंडियन डेली न्यूज़पेपर, एडिटेड बाय इंडियन फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर
इन इंडिया लैंग्वेज, डेली न्यूज़पेपर। ठीक है, किसी भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में शुरू किया गया ये पहला दैनिक समाचार पत्र था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, लाज ऑफ लाइफ। लाज ऑफ लाइफ, लाज ऑफ लाइफ लिखी केशव चंद्र सेन ने। बट इन्हीं के टाइम पे देखेंगे ना, दो डिवीजन हो रहे हैं ब्रह्म समाज में। पहला जो डिवीजन हो रहा है वो कुछ इन लोगों के फिलोसफिकल थॉट्स की वजह से हो रहा है, अलग अलग मतों की वजह से। देवेंद्रनाथ टैगोर से ही इनका मतभेद हो रहा है। ठीक है, तो एक संगठन जिसे देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया इनके विभाजन के बाद, उसका नाम था आदि ब्रह्म समाज। यानी जो पुराना चला आ रहा है। और जो केशव चंद्र का संगठन बना उसे नाम दिया गया भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज, ये पहला विभाजन था ब्रह्म समाज में। ये हो रहा है जो है 1866 में। ठीक है, 1866 में, ड्यू टू डिफरेंट फिलोसफिकल थिंकिंग, जिसकी वजह से ये डिवीजन हुआ। ठीक है ना, अलग वैचारिक, अलग अलग वैचारिक दृष्टिकोण की वजह से, अलग अलग वैचारिक दृष्टिकोण की वजह से। ठीक है, इसका विभाजन होता है 1868 में। देवेंद्र नाथ टैगोर का संगठन आदि ब्रह्म समाज, और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन का था। ये था केशव चंद्र सेन का, केशव चंद्र सेन, भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, अब जो है इनका एक और इंपॉर्टेंट काम था जो कि 1872 में इन्होंने किया, करवाया सरकार के माध्यम से। वो था ब्रह्म विवाह अधिनियम को पास करवाना। ब्रह्म विवाह अधिनियम, इसे और कई नामों से जाना जाता है। इसे बोलते हैं इंटरकास्ट मैरिज एक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने की भी बात थी। इंटरकास्ट, उसको मान्यता और बढ़ावा देने की बात थी इसमें, मैरिज एक्ट। और इसका एक और नाम था नेटिव मैरिज एक्ट। इंटरकास्ट एंड विडो रीमैरिज को भी बढ़ावा दिया इसने, विडो रीमैरिज एक्ट, इंटरकास्ट एंड विडो रीमैरिज एक्ट। और इसी को बोलते थे नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट। अब अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दे रहा है ये, विधवा पुनर्विवाह को समर्थन दे रहा है ये। इसके अलावा इसने जो है बाल विवाह को भी प्रतिबंध लगाने की बात थी, चाइल्ड मैरिज पर भी। इसने एज डिसाइड की, क्या एज डिसाइड की, तो गर्ल्स की, फीमेल्स की 14 साल, और मेल यानी बालक की, पुरुष की 18 साल। और भी बहुत सारे एक्ट आए थे, जैसे शारदा एक्ट आया था आगे चल के, उसको चर्चा हम लोग करेंगे कि विवाह पे प्रतिबंध लगा, कम आयु में विवाह पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित जो भी एक्ट आए थे उन सबको हम अलग से देखेंगे जब वुमेन रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, उससे संबंधित क्या क्या प्रोविजन हुए अलग टॉपिक में उसमें देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा
ये विवादित भी रहे। विवाद इनका इनसे कब जुड़ा? 1878 में। और ये दूसरे विभाजन का कारण भी यही बना। इन्होंने क्या किया, अपनी 13 वर्षीय यंग गर्ल्स जो थी इनकी, उसका विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया। मतलब आप एक तो बाल विवाह के विरोध में कानून पास करवा रहे हो, ब्रह्म मैरिज एक्ट ले आ रहे हो, तमाम समाज सुधार के नेता बने हुए हो, और खुद ही अपनी बेटी का विवाह अल्प जो कि माइनर है, 13 वर्ष की है, उसकी शादी आप जो है किसी वयो बहुत ही उम्रदराज व्यक्ति से कर दे रहे हो। ठीक है, तो इससे इनकी लोकप्रियता में काफी गिरावट आई। 13 यंग गर्ल मैरिड टू किंग ऑफ कूच बिहार। ठीक है, किंग ऑफ कूच बिहार, कूच बिहार के राजा से इसने शादी कर दी, केशव चंद्र सेन ने अपनी बच्ची की। और ये दूसरे विभाजन का कारण बन गया ब्रह्म समाज में। दूसरा जो विभाजन हुआ, कह सकते हैं सेकेंड डिवीजन, इसी 1817 में ही 1878 में ही हो जा रहा है ये। ठीक है, एक तो इनका भारतीय ब्रह्म समाज चलता रहा, इंडियन ब्रह्म सोसाइटी। दूसरा जो संगठन बना वो आनंद मोहन बोस के लीडरशिप में बना। अदर ग्रुप जो था, साधारण ब्रह्म समाज उसका नाम रखा गया, साधारण ब्रह्म समाज, आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में, आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में। बताइए कितनी गलत बात इन्होंने की, जिसका विरोध किया खुद ही कर बैठे। लेड बाई आनंद मोहन बोस, ये साधारण ब्रह्म समाज जो बना। दूसरा जो इनका संगठन था वो चलता रहा, भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ब्रह्म समाज, उससे जुड़े नेता, सुधारक, उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने सब आपको बता दिया। अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, शायद ही जाए कोई बाहर। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे, आर्य समाज और भी महत्वपूर्ण जो संगठन है, प्रार्थना समाज, इन सब की चर्चा करेंगे। सारे संगठन जब हो जाएंगे तो फिर जो प्रोमिनेंट रिफॉर्म हुए हैं, जैसे वुमेन रिलेटेड जो रिफॉर्म हुए हैं उसको देखेंगे हम लोग, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड जो रिफॉर्म हुए हैं उसको देखेंगे हम लोग, इस तरह से फिर देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, कितनी बार बोलें यार, कुछ प्रमोट तो करिए आप लोग, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।